इमेजिन करो कि आप ऑडिटर हो। आज 31 मार्च है और आपको स्टॉक ऑडिट पे जाना है। आप जिस कंपनी का स्टॉक ऑडिट करने जा रहे हो उसकी मैनेजमेंट ने आपको बोला है कि हमारी बैलेंस शीट में हमने 500 करोड़ की इन्वेंटरी दिखाई है। ठीक है, और वो जो भी इन्वेंटरी है वो हमारा एक वेयरहाउस है, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस है और उसमें हमने वो इन्वेंटरी स्टोर करके रखी है। ठीक है, लेकिन अगर वो वेयरहाउस में कुछ भी नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट SA 501 टीचेस अस। So welcome to CA EduTels and this is the third part of SA 501 which is related to inventory. अब SA 501 तीन चीजों के बारे में बात करता है। एक इन्वेंटरी, दूसरा लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड तीसरा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को तो हमने लास्ट 2 पार्ट्स में कवर कर लिया। अब बच गया मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी विच इज मोस्टली टेस्टेड इन द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। अब बिफोर मूविंग टू व्हाट आर द प्रोविजंस इन SA 501 हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सेपरेट स्टैंडर्ड इन्वेंटरी के लिए 501 क्यों बनाया गया, क्यों 500 में ही कवर नहीं किया उसको। तो उसके रीजंस है बहुत सारे। फर्स्ट इज इन्वेंटरी इज यूजुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट, है ना। हमारी ही कंपनी, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं उसी की इन्वेंटरी 500 करोड़ की है। तो जैसे अगर आपने कार मैन्युफैक्चरर है टाटा, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स होंगे, है ना। फिर डीमार्ट, रिलायंस रिटेल जैसी रिटेल चेन्स है तो उनके पास भी तो बहुत सारी इन्वेंटरी होगी। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है इन्वेंटरी जो है वो फिजिकली वेरीफाइबल है ना, जाके ऑडिटर देख सकता है। वो उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, वेराज उसने इन्वेंटरी को खुद देखना चाहिए, जाके ऑब्जर्व करना चाहिए उसने स्टॉक काउंट, राइट। अब तीसरा रीजन ये है, तीसरे रीजन में आपको ये पता चलेगा कि इन्वेंटरी में एरर्स एंड फ्रॉड्स कैसे कैसे हो सकते हैं ना, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ऐसी हो सकती है कि ओवर स्टेटिंग द इन्वेंटरी, मतलब जो गुड्स है ही नहीं वो दिखाए गए हैं बुक्स में, ओवर स्टेट किया गया है। और दूसरा कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है, मतलब अंडर स्टेट किए जा सकते हैं गुड्स, मतलब गुड्स तो है लेकिन रिकॉर्ड्स में नहीं बताया गया। तीसरा हो सकता है कि जो भी डैमेज्ड गुड्स है, एक्सपायर्ड गुड्स है, उसका भी वैल्यूएशन इस तरह से किया गया है एज इफ इट इज इन द परफेक्ट कंडीशन। अब सबसे मेन रीजन पे आते हैं, इन्वेंटरी डायरेक्टली अफेक्ट्स योर प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी को हमने ओवरस्टेट किया तो प्रॉफिट बढ़ता है, अगर अंडरस्टेट किया तो प्रॉफिट घटता है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऑडिटर को एडिशनल गाइडेंस चाहिए ऑन ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव है इन दीज सिचुएशंस, है ना। तो इसलिए SA 501 हमें ये सारी चीजें बताता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जब इन्वेंटरी मटेरियल है तभी आपको फॉलो करना है जो SA 501 में बताया गया है। ठीक है, व्हेन इन्वेंटरी इज मटेरियल ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है। तो दो चीजें करनी है, एक तो उसने अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, और दूसरा जब भी वो फिजिकल काउंट खत्म होगा तब ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि जब ऑडिटर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट अटेंड करेगा तब ऑडिटर ने क्या क्या चीजें करनी है। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बैक टू अपनी स्टोरी पे। आज 31 मार्च है, आप कंपनी में जाने वाले हो स्टॉक काउंट करने के लिए। ठीक है, तो ये कंपनी का वेयर हाउस है और ये आ गए आप। ठीक है, तो अब जब फिजिकल काउंटिंग स्टार्ट हम करेंगे तब उसमें SA 501 ने हमें 4 स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए बोला है। तो आप वेयरहाउस में तो आ गए, आप डायरेक्टली काउंट स्टार्ट करोगे क्या? नहीं, उसमें एक केबिन होगा वेयरहाउस में जहाँ पे आप अपनी टीम के साथ जाके बैठोगे और वहां पे जाके आप पहले फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करोगे। तो वो फर्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इवैल्यूएट करोगे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। ओके, मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे फिजिकल काउंट करना है। जैसे कि सारे के सारे रैक्स आपको काउंट करने हैं, फिर जैसे ही आपका काउंटिंग हो जाए तो आपको कुछ कलर कोडिंग करना है, कुछ स्टिकर लगाना है उस पर, है ना। अगर काउंटिंग में कुछ डिफरेंस आता है तो आपको रिकाउंट करना है इमीडिएटली। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं मैनेजमेंट के। तो ऑडिटर चेक करता है कि क्या ये इंस्ट्रक्शन सारे सफिशिएंट है ना। केबिन में जाके ऑडिटर ये चीज चेक करता है। सपोज अगर मैनेजमेंट ने सिंपली बता दिया कि आपको जो भी काउंट करना है, जैसे भी काउंट करना है, सब कर लो, एक साथ कर लो, कोई भी एरिया अलोकेशन नहीं रहेगा, कोई भी कलर कोडिंग नहीं रहेगा, कोई स्टिकर्स नहीं रहेंगे, तो पूरा का पूरा केओस हो जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स जो भी है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट में वो आपको इवैल्यूएट करने। अब इवैल्यूएट करना है मतलब आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे उसमें। तो फर्स्ट हम करेंगे चेक कंट्रोल एक्टिविटीज। ओके, तो कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या कि सपोज एक वेयरहाउस है, उसमें 4 सेक्शंस है। ओके, तो मैनेजमेंट ने क्या किया है, उसने डिवाइड किया है 4 सेक्शंस को जोन A B C D में, और उसने बोला है एम्प्लॉयज को, मतलब उन्होंने एम्प्लॉयज के भी
बीच में डिवीजन किया है और सपोज 2 एम्प्लॉयज जाएंगे जोन ए में, 4 एम्प्लॉयज जाएंगे जोन बी में, इस तरह से किया और उनको बोला है कि जैसे ही आपका कंप्लीट होता है कोई भी एक जोन, आप उसमें ग्रीन स्टिकर लगा देना, ठीक है। और जो सुपरवाइजर होगा वो जाके सारे के सारे कंप्लीटेड सेक्शन चेक करेगा। तो इनको बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज कहीं पे भी जाके कुछ भी काउंट करके आएंगे। हो सकता है कि एक ही जोन 2 बार काउंट हो जाए, 4 बार काउंट हो जाए, और दूसरा कोई जोन भी है वो शायद काउंट ही ना हो जाए, है ना। इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस इवैल्यूएट, कंट्रोल एक्टिविटीज इंस्ट्रक्शंस में इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब कुछ चीज़ों का हमें आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज अगर टाटा का ही एग्जांपल लें तो उनकी एक कार शायद कंप्लीट है, एक कंप्लीटेड कार्स का सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में सिर्फ इंजन ही इंस्टॉल्ड है ना, पूरी की पूरी कार फिनिश नहीं हुई है। तो क्या दोनों इक्वली वैल्यू होंगे? दोनों सेक्शंस इक्वली वैल्यू होंगे? नहीं, राइट। क्योंकि सेकंड सेक्शन जो है जिसमें सिर्फ इंजन इंस्टॉल्ड है वो अभी तक WIP है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उनके स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट बोलता है कि आप जो भी WIP वाला सेक्शन है ना उसको आप अलग से रखो, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में बोलता है। और क्या बोलता है, और क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है अलग से? एक तो WIP हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी होती है ऑब्सोलीट होती है। ऑब्सोलीट मतलब क्या? ओल्ड होती है, आउटडेटेड होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सारे पीसीज है ना, अभी हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, तो इनको कौन खरीदेगा? तो ये हो गए ऑब्सोलीट। तो मैनेजमेंट ये भी बोलती है कि आप ऐसे ऑब्सोलीट को भी अलग से आइडेंटिफाई करो, नॉन मूविंग आइटम्स को आप अलग से आइडेंटिफाई कर लो, ताकि वो उनका वैल्यूएशन उसी तरह से हो जाए, है ना। अगर हमने ऑब्सोलीट को एज अ न्यू इन्वेंटरी वैल्यू किया तो फिर प्रॉफिट हमारे ओवरस्टेट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद और क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है अलग से? जो भी डैमेज्ड गुड्स है, किसी ट्रांजिट में डैमेज हो गया, कोई भी चीज़ है उसकी वजह से वो डैमेज हो गए, तो उसको भी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि आप उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन को भी आपने इवेल्युएट करना है कि क्या मैनेजमेंट ने ये इंस्ट्रक्शंस में ऐसे बताया गया है, राइट। अब क्या है कि कभी कभी कोई इन्वेंटरी आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम पीस बाय पीस काउंट नहीं कर सकते, आइटम बाय आइटम हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उनको एस्टिमेट करना पड़ता है। जैसे कि कोल हो गया, है ना, कोई एक पावर प्लांट है उसमें कोल की इन्वेंटरी है, या तो फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें सैंड की इन्वेंटरी है, तो उसको हम क्या आइटम बाय आइटम वैल्यू काउंट करेंगे? नहीं। तो मैनेजमेंट विल एस्टिमेट यूजिंग द वॉल्यूम, वेट, मेजरमेंट, है ना, कोई इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस करके मैनेजमेंट उस इन्वेंटरी को एस्टिमेट करेगा। तो ऑडिटर ने ये भी इवैल्यूएट करना है कि क्या मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस में ऐसी कोई प्रोसीजर्स बताई गई है विच आर यूज टू एस्टिमेट if those procedures are reasonable, which are used to estimate the quantity of the inventory, right? और एक क्या चीज हो गई इंपॉर्टेंट, एक चीज है जैसे कि सपोज 31 मार्च में, मार्च का आपने काउंटिंग स्टार्ट किया, आपको रात के 12 बज गए, ठीक है, काउंट करते करते आपको रात के 12 बज गए, 1 अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही 12:05 होते हैं एक ट्रक आता है, वेयरहाउस में एक ट्रक आता है इन्वेंटरी को लेके। तो क्या वो इन्वेंटरी आपके गुड्स में इंक्लूड होगी? 31 मार्च के इन्वेंटरी में वो इन्वेंटरी इंक्लूड होगी क्या जो ट्रक में है? नहीं, क्योंकि वो आ गई है 1 अप्रैल को, है ना। 31 मार्च को वो इन्वेंटरी वहां पे नहीं थी, तो इसलिए आपको वहां पे उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और ये चीज एम्प्लॉयज ने ही फॉलो करनी चाहिए, आपने नहीं, राइट। तो इसलिए मैनेजमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए एम्प्लॉयज को रिगार्डिंग द गुड्स लीविंग, गुड्स अराइविंग, टाइम ऑफ डिस्पैच, टाइम ऑफ रिसीट्स, है ना, इसके बारे में पूरी इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट ने उसके एम्प्लॉयज को देनी चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में, मूवमेंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। अब एक बार पढ़ते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में क्या क्या लिखा है। तो इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स इंक्लूड वेदर दे एड्रेस एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, हमने देखा है ना, वेयरहाउस का जोन ए, जोन बी। उसके बाद आइडेंटिफाई करने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जैसे कि WIP, ऑब्सोलीट, डैमेज, स्लो मूविंग गुड्स, थर्ड पार्टी ने ओन किए गए हुए गुड्स, है ना। फिर क्या है, एस्टिमेट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी एस्टिमेट करने के लिए कोल की, सैंड की, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज किए हैं वो। एंड एट द एंड कट ऑफ, मतलब कंट्रोल्स ओवर मूवमेंट ऑफ द इन्वेंटरी, ठीक है, और बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट, रिसीट ऑफ द इन्वेंटरी। तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया, केबिन में बैठ के आपने सारे इंस्ट्रक्शंस इवैल्यूएट कर लिए। अब टाइम आ गया है एक्चुअल फिजिकल काउंट के लिए वेयरहाउस में जाने का। अब ऑडिटर खुद जाके काउंट करेगा क्या पूरा वेयरहाउस? नहीं, वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा मैनेजमेंट को फिजिकल काउंटिंग करते हुए। और ये करने से ऑडिटर को क्या मिलेगा? उसे ये मिलेगा कि जो फर्स्ट स्टेप में उसने इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट किया था, क्या वो इंस्ट्रक्शंस सही से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं,
क्या वो इंस्ट्रक्शंस एडिक्वेटली डिजाइंड है फॉर द गिवन इन्वेंटरी, है ना। तो इसलिए आपको अभी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड काउंट प्रोसीजर्स वेदर दे आर एडिक्वेटली डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल ऑब्जर्व में क्या करना है आपको, तो सपोज मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि डैमेज आइटम्स को आप सेपरेटली आइडेंटिफाई करके रखो, ठीक है, ये आपने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था केबिन में। अब ऑडिटर ने क्या नोटिस किया जाके कि जो भी डैमेज्ड कार्टन्स भी है उनको भी एम्प्लॉयज ने अच्छे इन्वेंट्री, गुड इन्वेंट्री के साथ उनको मिक्स करके रखा है। सो दैट इज अ वीक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब लिखा तो है उसमें इंस्ट्रक्शंस में कि अलग अलग से आपको दिखाना है, लेकिन एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है। तो गुड इंस्ट्रक्शंस का क्या फायदा अगर उनका कुछ मैनेजमेंट उनको फॉलो ही नहीं करी है, राइट। तो वो भी ऑडिटर देख सकता है वाइल ऑब्जर्विंग। नाउ थर्ड आपका स्टेप क्या है, आपका एक ऑब्जर्वेशन हो गया। अब ऑब्जर्वेशन करते करते हमें याद आ रहा है आपको, तो ऐसे 500 ने बताया था कि ऑब्जर्वेशन को आपने अकम्पनी करना है विथ इंस्पेक्शन। जैसे कि पहले पढ़ते हैं, इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिफाई द ऑब्सोलीट, डैमेज्ड और एजिंग इन्वेंटरी। अब ऑब्जर्वेशन को अकम्पनी कैसे करोगे विद इंस्पेक्शन, तो जैसे कि एक वेयरहाउस में बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, कोई एक उसमें से बॉक्स ओपन कर सकता है और उसमें जाके वो देख सकता है कि क्या सच में इन्वेंटरी उसमें स्टोर्ड है ना। तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्ट किया ऑडिटर ने खुद जाके। तो इससे क्या अचीव होगा, दिस विल गिव द एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस असर्शन, मतलब बॉक्सेस में सच में कुछ है क्या, है ना, मैनेजमेंट ने खाली बॉक्सेस तो नहीं रखे हुए वहां पे। और दूसरी चीज वो क्या इंस्पेक्ट कर सकता है कि कोई डैमेज्ड पार्ट्स, ऑब्सोलीट पार्ट्स वहां पे है क्या, राइट। तो ये उसको इंस्पेक्शन से पता चलेगा अगर वो ऑब्जर्वेशन के साथ इंस्पेक्शन को भी अकम्पनी करेगा, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे। अब तक हम मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे थे, मैनेजमेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो फॉलो हो रहे क्या, वो हम देख रहे थे। नाउ इट्स आवर टर्न, हम ऑडिट करें ना, मतलब इसलिए ऑडिटर भी इंडिपेंडेंटली चेक करेगा वेदर मैनेजमेंट्स काउंट इज रिलायबल, है ना। तो मतलब क्या करोगे, सपोज आप वेयरहाउस में हैं, आप वेयरहाउस में फिजिकल काउंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने अचानक से जाके एक कार्टन पिक किया और मैनेजमेंट को बोला कि इससे आप ओपन करो, ठीक है, मतलब सिंपली आपने इंस्पेक्शन किया, राइट। अब एक काम करते हैं, उसमें आगे हम क्या करेंगे वो चीज देखते हैं। पहले पढ़ते हैं परफॉर्म द टेस्ट काउंट्स। टेस्ट काउंट्स में क्या करेंगे, ट्रेसिंग द आइटम्स फ्रॉम मैनेजमेंट काउंट रिकॉर्ड्स टू फिजिकल इन्वेंटरी एंड वाइस वर्सा, सो टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अब ये एक इंस्पेक्शन का ही पार्ट है, बट टेस्ट इंस्पेक्शन है ना, टेस्ट काउंट्स हम परफॉर्म करेंगे। तो इसमें दो डायरेक्शन है। फर्स्ट डायरेक्शन ये है कि आप फिजिकल इन्वेंट्री ऑन द फ्लोर जो भी आपको दिख रही है वो आप मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स में ट्रेस करोगे। इससे क्या अचीव होगा, इससे आपको कंप्लीटनेस का पता चलेगा, मतलब जो भी फिजिकली प्रेजेंट है क्या सब कुछ वो रिकॉर्डेड है ना, आइडियली वो होना चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा इससे। और दूसरी चीज आप क्या करोगे, उल्टा, मतलब जो मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है उसमें से कोई आप सिलेक्ट करोगे सैंपल बेसिस पे, और आप वो देखोगे कि क्या वो फ्लोर पे सच में है, टू चेक द एक्यूरेसी, है ना। इससे आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, एग्जिस्टेंस भी पता चलेगा, मतलब जो भी रिकॉर्ड किया गया है मैनेजमेंट के बुक्स में क्या वो फिजिकली सच में प्रेजेंट है ना। तो फिजिकली जो है वो देखो रिकॉर्ड्स में है क्या, जो रिकॉर्ड्स में है वो भी देखो फिजिकली है क्या, है ना। ऐसे आप सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हो चीजें। इससे आपको एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा, एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा एंड कंप्लीटनेस के बारे में भी पता चलेगा। ओके, तो ये 4 स्टेप्स आप परफॉर्म कर सकते हो। एक बार स्टडी मटेरियल से भी समराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी अपनी, केबिन में बैठ के हमने इवैल्यूएट किया मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसीजर्स को, उसमें हमने कंट्रोल एक्टिविटीज देखी, फिर आइडेंटिफिकेशन देखा WIP का, स्लो मूविंग गुड्स का, डैमेज गुड्स का, थर्ड पार्टी में ओन किए गए गुड्स का। उसके बाद हमने प्रोसीजर्स जो भी थे टू एस्टिमेट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जैसे कि सैंड कोल था, वो प्रोसीजर्स हमने देखे क्या वो रीजनेबल है। और हमने मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री के ऊपर का कंट्रोल को भी हमने इंस्ट्रक्शन में इवैल्यूएट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम फ्लोर पे गए और ऑब्जर्व किया हमने काउंट प्रोसीजर्स को, जिससे हमें पता चला कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी काउंट प्रोसीजर्स थे वो एडिक्वेटली डिजाइन थे एंड इम्प्लीमेंटेड भी सही से थे। और हमने ऑब्जर्वेशन को कंपनी किया विद इंस्पेक्शन, तो हमने इंस्पेक्ट भी किया इन्वेंटरी को, इससे हमें एग्जिस्टेंस पता चला, और ऑब्सोलीट, डैमेज्ड अगर कोई एजिंग इन्वेंटरी है तो वो भी हमने आइडेंटिफाई कर दी इंस्पेक्शन से। और इंस्पेक्शन का ही एक पार्ट आगे आके हमने टेस्ट काउंट भी परफॉर्म किया, मतलब हमने क्या किया, ट्रेस किया दोनों तरीके से मैनेजमेंट काउंट रिकॉर्ड्स टू फिजिकल इन्वेंटरी एंड वाइस वर्सा, जिससे हमें कंप्लीटनेस का पता चला, एग्जिस्टेंस का पता चला एंड एक्यूरेसी का भी पता चला। ओके, यस।
सो अभी तक हम कंपनी के वेयरहाउस में गए और देखा कि ऑडिटर वहां जाके क्या करता है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ऑडिटर खुद बिना प्लानिंग के सीधा वेयरहाउस में पहुंच जाता है? नो, राइट? तो फिजिकल काउंट आपको करना है, आपको पता चला कि 31 मार्च को हमें काउंट करना है, तो अपने ऑफिस में उससे पहले ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर ऑडिट मैनेजर हो, आपको कल मॉर्निंग आपको आपकी टीम के साथ विजिट करना है क्लाइंट के वेयरहाउस को फॉर स्टॉक काउंट, तो बिफोर सेंडिंग योर टीम एंड बिफोर गोइंग देयर, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो एक बार देखते हैं, और इसके बेसिस पे हम प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है? पूरे स्टॉक काउंट का हम प्लानिंग करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कितना रिस्की है आपका इन्वेंटरी? सपोज अगर आपका स्टॉक काउंट हो रहा है एक ज्वेलरी शॉप में, बहुत एक्सपेंसिव वहां पे ज्वेलरी होती है, इट इज वेरी इजी टू स्टील, है ना? हाई फ्रॉड रिस्क होती है वहां पे, आप नहीं स्टील करोगे जाके, एम्प्लॉय स्टील कर सकते हैं, ठीक है? तो इट्स अ वेरी रिस्की इन्वेंटरी, है ना? तो कितना रिस्क है ये आप देखोगे, राइट? लेकिन सपोज अगर वो ज्वेलरी शॉप नहीं है, वो कोई एक सीमेंट कंपनी है, तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो गई? सीमेंट बैग्स हो गए, तो कोई भी किसी को भी भेज के चलेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क नहीं इन्वॉल्व है ना? सीमेंट के बैग्स में इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है जितना एक ज्वेलरी के बॉक्स में है। तो बोथ द केसेस में आपका प्लानिंग डिफरेंट डिफरेंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा कि आपका टाइप ऑफ द इन्वेंटरी क्या है, मतलब नेचर ऑफ द इन्वेंटरी क्या है? तो सपोज आप एप्पल कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो उसकी इन्वेंटरी क्या होगी? आईफोन। सो इट्स इजी टू काउंट, है ना? क्योंकि बॉक्सेस में ही पड़े होंगे सारे आईफोन्स, तो दैट्स इजी टू काउंट। तो इसलिए टाइप ऑफ द इन्वेंटरी। नाउ सपोज अगर इंडियन ऑयल का आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपकी इन्वेंटरी क्या होगी? आपकी इन्वेंटरी होगी पेट्रोल। तो क्या आप बॉटल बाय बॉटल काउंट कर सकोगे? नहीं, है ना? उसको एक मेजरमेंट की जरूरत होगी, तो इसलिए ऑडिटर ये सोचता है कि क्या मैं इन्वेंटरी काउंट कर सकता हूँ जैसे कि आईफोन्स हमने काउंट किए, या तो फिर एस्टिमेट करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल को जाके हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा ना, बॉटल बाय बॉटल तो हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, क्या आपकी इन्वेंटरी ऐसी है जिसकी वजह से आपको एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी? जैसे कि सपोज आप डायमंड की इन्वेंटरी काउंट करने जा रहे हो, तो क्या हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक्सपर्टीज है क्या डायमंड काउंटिंग की? नहीं, है ना? इसके लिए उसको वैल्यूएशन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ऑडिटर ने सोचना है कि क्या मुझे इस इन्वेंटरी के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्टॉक काउंट कब हो रहा है, टाइमिंग क्या है उस स्टॉक काउंट का, है ना? वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप टीम को भेजोगे वहां पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाना है इन्वेंट्री काउंट के लिए, कौन से वेयरहाउस में मुझे जाना है, इन्वेंट्री लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है। जैसे अमेजॉन जैसी कंपनी हो गई, डिलीवरी जैसी कंपनी हो गई, उसके बहुत सारे वेयरहाउसेस मल्टीपल लोकेशंस पे है, तो सारे के सारे वेयरहाउसेस तो ऑडिटर विजिट नहीं कर सकता, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल लोकेशन सिलेक्ट करता है, हाई रिस्क लोकेशन सिलेक्ट करता है, और उसी पे अपनी टीम को भेजता है, ठीक है? तो इन्वेंटरी लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ, क्या मैनेजमेंट ने काउंट प्रॉपरली प्लान किया हुआ है? क्या मैं एडिक्वेट प्रोसीजर्स एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वहां पे जाके? ये भी तो आपको देखना चाहिए, है ना? ऑडिटर ने ये भी सोचना चाहिए कि कैसे एम्प्लॉयज इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेंगे, कौन काउंट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कैसे मैं डैमेज्ड गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो क्या ये सारी प्रोसीजर्स एडिक्वेट होंगी वहां पे जाके, ये भी ऑडिटर ने सोचना है, और इसके अकॉर्डिंगली ही उसने प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट क्या है, उसने सोचना है कि क्या ये कंपनी एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन करती है। तो परपेचुअल मतलब क्या कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपडेट करती है अपनी इन्वेंटरी हर रोज, है ना? जब भी गुड्स एंटर होता है सिस्टम अपडेट करती है, जब भी गुड्स बाहर जाता है सिस्टम अपडेट करती है, जैसे डीमार्ट हो गया, बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, ये इसमें इन्वेंटरी हर एक मिनट में चेंज होती है, तो इसलिए उनकी सिस्टम क्या करती है, उनकी सिस्टम इमीडिएटली अपडेट्स करती है ना? तो ऑडिटर ये सोचता है कि क्या यहाँ पे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो हो रही है, एंड कैन आई रिलाई ऑन दिस सिस्टम फॉर द इन्वेंटरी काउंट, क्योंकि उसी में से तो उसको रिकॉर्ड मिलने वाले हैं, राइट? अगर वो टेस्ट काउंट करने वाला है तो उसी में से तो रिकॉर्ड लेगा, तो इसलिए क्या मैं सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर सकता? नेक्स्ट, इन्वेंटरी कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है एक कंपनी में, मतलब क्या कि कौन कंपनी वेयर हाउस एंटर कर सकता है, कौन वहां से इन्वेंटरी निकाल सकता है ना? उसके भी कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या सीसीटीवी कैमराज है वहां पे वेयर हाउस में, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स है? क्योंकि अगर वीक कंट्रोल्स है तो इट इज अ हायर ऑडिट रिस्क, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर को सारी प्रोसीजर्स प्लान करनी पड़ेंगी, राइट? एंड देन फाइनली, इज देयर एनी वर्क इन प्रोग्रेस वाली इन्वेंटरी, है ना? जैसे कि कार में सिर्फ इंजन ही इंस्टॉल्ड है, जैसे हमने देखा था, तो क्या ऐसी कोई इन्वेंटरी वहां पे है? तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ऑडिटर अपना स्टॉक काउंट प्लान करता है। नाउ लेट्स समराइज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग।
फर्स्ट हमने देखा रिस्क कितनी है, फिर हमने देखा कि इन्वेंट्री किस टाइप की है, नेचर क्या है, और उसके बेसिस पे क्या हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत लगने वाली है। उसके बाद हमने देखा कि कब होने वाला है अपना काउंटिंग और कहाँ पे होने वाला है ना, लोकेशंस हमने देखे। एंड देन वहाँ पे जाके क्या हमें एडिक्वेट प्रोसीजर्स एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या सिस्टम क्या है उनकी, मतलब परपेचुअल है क्या है, कैसे मेंटेन करते हैं ये इन्वेंटरी, वो भी हम देखेंगे। फिर वहाँ पे कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, ये भी हम देखेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम उसके रिस्क भी एडजस्ट करेंगे, राइट। एंड लास्टली अगर कोई वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस वाली इन्वेंटरी स्टोर्ड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इन प्लानिंग, अपने अपने प्लानिंग के लिए, ओके। अब वापस आते हैं अपने चार्ट पे। अभी तक हमने एक ही प्रोसीजर देख ली, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटर में जाके क्या क्या करना है। अब क्या है, हमें मैंने जैसे बोला था कि अटेंडेंस के बाद भी कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, तो वो है परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट। मतलब सिंपल, अब फिजिकल काउंट तो हो गया, अब ऑडिटर पूछ रहा है कि क्या कंपनी ने करेक्टली ट्रांसफर किए हैं फिजिकल काउंट इनटू देयर बुक्स। तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स जनरली परफॉर्म हो सकती है। एक तो आप कंपेयर करोगे काउंट शीट्स विद द फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, जैसे हम भी स्टॉक काउंट के बाद अपना स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट बनाते थे, तो वही हम चेक करते थे, है ना, तो ये चेक करेंगे। उसके बाद अगर कोई करेक्शंस हुए हैं, जैसे कि अपने इनिशियल काउंट में 980 आइटम्स मिले थे, बट फाइनल रिकॉर्ड में हमें 1000 आइटम्स दिख रहे थे, तो ऑडिटर पूछता है कि क्या बदल गया, क्या सपोर्टिंग एविडेंस है इसके लिए, क्या रिकाउंट परफॉर्म किया गया था, क्या आपने अप्रूवल लिया इसके लिए, है ना, तो ये ऑडिटर पूछता है। सो ये भी एक चीज़ आप देखोगे कि अगर कोई करेक्शंस है तो क्या वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है। फिर आप वहाँ पे सिंपल टाइपिंग मिस्टेक्स भी तो हो सकते हैं, तो ऑडिटर ये भी देख सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक्स कुछ है क्या, है ना, एक्यूरेसी आप चेक करोगे, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से भी आपकी ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट हो सकती है अपने बुक्स में, राइट। तो ये चीज़ें ऑडिटर ने परफॉर्म करनी है, मतलब इन्वेंटरी जो भी है उसको करेक्टली जितनी काउंटेड है उतना ही उसने फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स में देखना है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझते हैं। सपोज फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 मार्च को, और जनरली फिजिकल काउंट 31 मार्च को हमने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन फिजिकल काउंट होने वाला है 11th ऑफ मार्च को, मे बी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस एट द कंपनी। अब ऑडिटर को कौन बताएगा कि इन्वेंटरी जो भी, मतलब क्या हुआ इन्वेंटरी का बिटवीन 11th मार्च टू 31 मार्च, क्योंकि बुक्स तो क्लोज हो रहे 31 मार्च को, तो इन्वेंटरी जो भी बुक्स में दिखेगी वो दिखेगी 31 मार्च की, लेकिन काउंट तो हुई है 11th मार्च को। तो 11th एंड 31 मार्च के बीच में, बिटवीन दीज 20 डेज, कुछ गुड्स सोल्ड हुए होंगे, कुछ नए परचेस हुए होंगे, है ना, कुछ डैमेज हो जाएंगे, कुछ रिटर्न हो जाएंगे, एंड दैट्स वाई ऑडिटर कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन द इन्वेंटरी काउंटेड ऑन द 11th ऑफ मार्च। उसको ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि 31 मार्च को जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट दिखा रहा है अपने बुक्स में, क्या वो करेक्टली अराइव्ड एट है। तो इसलिए ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेंटरी लेगा 11th मार्च की, उसमें वो परचेसेस ऐड करेगा, जितने भी ये 20 दिनों में परचेसेस हुए थे वो ऐड करेगा, उसमें से जितने भी सेल्स हुए थे ये 20 दिनों में वो मतलब सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड फिर अगर कोई डैमेज्ड गुड्स है तो वो भी वो सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड फाइनली ही विल अराइव एट द इन्वेंटरी एट 31 मार्च। तो ये कैलकुलेशन वो करेगा, और फिर देखेगा कि क्या 31 मार्च को भी इन्वेंटरी वही दिखाई गई है मैनेजमेंट के बुक्स में, राइट। तो ये तो आपने कैलकुलेशन किया, तो ऐसे 501 भी वही बोलता है कि क्या परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड जो है कंपनी के, क्या वो परचेसेस सेल्स के लिए, इंटरविनिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, क्या वो करेक्टली उन्होंने उनके सिस्टम में एडजस्ट किए हुए, तो क्या हम रिलाई कर सकते हैं उनके परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे, राइट। वही बोलता है ऐसे 501। उसके बाद क्या है, सपोज सिस्टम बोलती है इन्वेंटरी है हमारी 9400 आइटम्स, लेकिन फिजिकल काउंट में हमें दिखते हैं 9000 आइटम्स, तो डिफरेंस मिल गया 400 का, ठीक है। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर पूछता है कि क्या हो गया, मतलब कुछ गुड्स सेल्स, मतलब सेल्स इनवॉइस आपके जनरेट हुए, लेकिन इन्वेंट्री भी सोल्ड हुई, लेकिन आपके सिस्टम में वो रिड्यूस नहीं हुई, है ना। सेल्स इनवॉइस तो आपने जनरेट किया, इन्वेंट्री आपने सेल भी कर ली, लेकिन सिस्टम ने आपने कुछ नहीं बताया जैसे कि सेल हुआ है, राइट, या फिर कुछ गुड्स चोरी हुए हैं, ऐसे कुछ हुआ क्या, आपने परचेस को ट्वाइस एंटर किया क्या, या फिर ये कोई सिंपल एक डेटा एंट्री मिस्टेक है, राइट। तो एज पर ऐसे 501 अगर आपको कोई डिफरेंस मिले, सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिले, तो ऑडिटर ने उसके रीजंस को भी देखना है कि ये क्यों हुआ था, राइट। तो अब रिकलेक्ट करते हैं सारे पॉइंट्स क्विकली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट होता है एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब 11th मार्च को हुआ था, 31 मार्च को नहीं हुआ था।
सो इन एडिशन टू द अबाउ प्रोसीजर्स, मतलब जो भी हम फिजिकल काउंट करेंगे एंड ऑल, ये सब चीज़ों के साथ साथ परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द चेंजेस इन द इन्वेंटरी बिटवीन द काउंट डेट 11th मार्च एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब 31st मार्च आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, है ना, परचेसेस सेल्स जो भी थे। तो इसमें रिलेवेंट मैटर्स फॉर कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग दीज ऑडिट प्रोसीजर्स, उसमें क्या क्या होता है, स्टडी मटेरियल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो वेदर, हाँ जैसे हमने देखा, वेदर द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली एडजस्टेड, मतलब जो भी परचेसेस सेल्स हुए थे वो क्या वो प्रॉपरली एडजस्ट हुए हैं सिस्टम में। इसी से हमें पता चलेगा कि वेदर द सिस्टम इज रिलायबल, है ना, तो रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। एंड देन अगर कोई डिफरेंसेस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, तो क्या उसके रीजंस को अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया हुआ है ना, रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। तो यही चीजें ऑडिटर को करनी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 11th मार्च को हुआ था फिजिकल काउंट और 31st मार्च को हमारे बुक्स क्लोज हो गए, तो ऑडिटर क्या करेगा इस केस में, तो वही करेगा, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स देखेगा प्रॉपरली एडजस्ट हुए हैं क्या, उससे उसको पता चलेगा रिलायबल है क्या वो रिकॉर्ड्स, एंड देन अगर कोई डिफरेंसेस है तो उसमें वो रीजंस ढूंढेगा, ठीक है। ओके, अब ये तो मैनेजमेंट ने काउंट डेट अलग रखी थी, मतलब हमारा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं था 31st मार्च जाने को, मैनेजमेंट ने ही रखा था 11th मार्च को हम काउंट करेंगे। अब सपोज फिजिकल काउंट तो 31st मार्च को ही है और फिजिकल काउंट के लिए आपको फ्लाइट से जाना है एंड उस दिन आपकी फ्लाइट ही कैंसिल हो जाती है, तो क्या मैनेजमेंट आपके लिए रुकेगा? नहीं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली बोलोगे कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैनेजमेंट आपने जितना काउंट किया ना उसी पे मैं रिलाई करूंगा, ऐसे तो आप नहीं बोलोगे, राइट। ऐसे 501 ये अलाउ भी नहीं करता है। तो देखते हैं ऐसे 501 क्या बोलते हैं। तो इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, देन ऑडिटर शाल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन अल्टरनेटिव डेट, है ना, विजिट करो अल्टरनेटिव डेट को, किसी दूसरी डेट को, एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी हमने अभी देखे थे, परचेसेस सेल्स बिटवीन दोज डेट्स जो भी हुए आप एडजस्ट करो उसमें, और आप वो ऑडिट प्रोसीजर्स उस पर परफॉर्म करो, है ना, मतलब एड लेस करके आप सही फिगर पे आ जाओ, ठीक है। तो यही आपको करना है, सिंपल। अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखते हैं। अब चलो हमें पहाड़ों में जाना है। तो इमेजिन करो आप ऑडिटर हो एक ड्राई फ्रूट्स कंपनी के, ठीक है। उस कंपनी के वेयरहाउस जो है वो लद्दाख में है, जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव वॉलनट्स, आलमंड्स ऐसे उन्होंने स्टोर करके रखे अबाउट 50 करोड़ के, ठीक है। और इन्वेंटरी काउंट एज यूजुअल शेड्यूल्ड है ऑन 31st मार्च। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हेवी रेनफॉल, हेवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे और सारे के सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर कोई एक ही ब्रिज था वो वेयरहाउस में जाने का, तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इवन हेलीकॉप्टर्स कैन नॉट लैंड सेफली, तो सिंपली यू कैन नॉट रीच द वेयरहाउस, ठीक है। आपको जाना तो था लद्दाख लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो, तो क्या आप क्लाइंट को बोलोगे कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, इसलिए मैं अज्यूम कर लूंगा कि एवरीथिंग इज ओके? नो, राइट। तो ऐसे 501 हमें ये करने के लिए नहीं अलाउ करता है। तो सिंस अटेंडिंग द काउंट इज जेन्युइनली इम्प्रैक्टिकेबल, ऑडिटर क्या करता है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग द इन्वेंटरी पर्सनली, ऑडिटर लुक्स फॉर अदर कन्विंसिंग एविडेंस। वो क्या देखता है, क्या हो सकते हैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, वो देखेगा सब्सिक्वेंट सेल ऑफ द आइटम्स परचेस्ड प्रायर टू इन्वेंटरी काउंट, मतलब जो भी इन्वेंटरी काउंट 31st मार्च को इन्वेंटरी काउंट हुआ था उससे पहले जो भी आइटम्स परचेस किए हुए थे, जो भी वॉलनट्स एंड ऑल परचेस करके रखे हुए थे 31st मार्च से पहले, उसका वो सब्सिक्वेंट सेल देखेगा। तो सपोज 31st मार्च को काउंट हो गया ऑडिटर के बिना, 5 अप्रैल को कंपनी ने 2000 बैग्स ऑफ वॉलनट्स सेल किए, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो सेल्स इनवॉइस चेक करेगा, वो डिलीवरी चालान चेक करेगा, ट्रांसपोर्ट रिसीट चेक करेगा, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट की ऐसी चीजें वो चेक करेगा। So if the goods are successfully sold, that strongly indicates inventory actually exists on 31st March, ठीक है। तो ये हो गई अल्टरनेटिव प्रोसीजर। लेकिन फॉर दीज अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने वो लद्दाख वाले वेयरहाउस को रिक्वेस्ट किया कि मुझे सब्सिक्वेंट सेल्स इनवॉइसेस, डिलीवरी चैलेंज जो भी है वो सारे दो। बट वो कंपनी क्या बोलती है कि नहीं, ड्यू टू फ्लड क्या हो गया, हमारे सारे वॉलनट्स और सारे रिकॉर्ड्स भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम कुछ भी आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के लिए कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स, सारे के सारे वॉलनट्स भी खराब हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, ऑडिटर ने नाइदर उसने फिजिकल काउंट अटेंड किया है नॉर उसने कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। अब ओपिनियन आप कैसे दोगे? सो ऑडिटर बोल रहा है कि मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वॉलनट्स कभी थे ही नहीं, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ कि वो थे, है ना, नहीं थे ये भी नहीं बोल रहा हूँ, थे ये भी नहीं बोल सकता। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है और मुझे फ्रॉड का भी कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा है ना, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है।
So if the auditor cannot obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and conditions of the inventory, SA 501 requires the auditor to modify the audit opinion in accordance with SA 705. ठीक है, 705 के अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो या फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियलिटी एंड परसिवेंस। ठीक है, तो ये ध्यान में आ गया। तो अगर नहीं कर सकते काउंट तो क्या करो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो मॉडिफाई कर दो ओपिनियन। अब ये जो कंसेप्ट है एक, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते है ना, कंफ्यूजन करते। इम्प्रैक्टिकेबल इज नॉट इक्वल टू इनकन्वीनियंट। अब ये जैसे आराम से बैठा हुआ है, क्या आपको लगता है ये इम्प्रैक्टिकेबल रीजन की वजह से आराम से बैठा हुआ है? इम्प्रैक्टिकेबल मतलब क्या, वो फ्लड आ गया था या फिर वो कुछ अर्थक्वेक हुआ था, स्नोस्टॉर्म आ गया था, है ना, वॉर हो रहा था, तो इसकी वजह से नहीं कर पा रहे, ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल है। लेकिन सिर्फ इनकन्वीनियंस की वजह से आप नहीं जा रहे हो काउंट करने के लिए, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे मन ही नहीं है जाने का, हाँ, ऐसे ही पड़े रहने का मन कर रहा है, वेयर हाउस तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता, ये सारे वैलिड रीजंस नहीं है ना। तो इनकन्वीनियंस की वजह से अगर आप नहीं ट्रैवल कर पा रहे हो तो दैट इज नॉट द एक्सक्यूज। ऐसे 200 भी बोलता है कि डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट अलोन इज नॉट अ वैलिड रीजन to omit an audit procedure when no suitable alternative exists. So if cannot go, you can check later. If you can't verify, you need to modify the opinion. But if you are too busy, then that is not acceptable, है ना। So ये आराम से बैठे ऑडिटर को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हो गया डिस्कार्ड। अब समराइज करते हैं। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल ड्यू टू फैक्टर्स सच एज नेचर एंड लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी। तो आप क्या करो, परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जैसे कि subsequent sale of the inventory items purchased prior to physical inventory count. If not possible, आप modify कर लो opinion as per SA 705. Now, general inconvenience is not sufficient to support the decision by the auditor that attendance is impracticable. क्योंकि 200 में भी ये लिखा हुआ है कि it is not the valid basis for the auditor to omit an audit procedures for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive, है ना। persuasive audit evidence आपको obtain करना ही है, ठीक है। अब ये एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है SA 501 में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, वो अपनी जो इन्वेंटरी है खुद के वेयरहाउस में नहीं रखती है ना, वो किसी थर्ड पार्टी के वेयरहाउस में भी स्टोर करती है इन्वेंटरी। जैसे कि सपोज अपनी वॉलनट्स की, ड्राई फ्रूट्स की वाली जो भी कंपनी है, उसके पास इन्वेंटरी है 100 करोड़ की। अब आउट ऑफ दीज 100 करोड़ जो भी 65 करोड़ की इन्वेंटरी है वो उनके खुद के वेयरहाउस में है, और जो 35 करोड़ की इन्वेंटरी है वो उन्होंने किसी एक लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस में रखी है। सपोज सेफ स्टोर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके कंपनी का नाम है, वो लॉजिस्टिक वाले, उनके वेयरहाउस में उनकी 35 करोड़ की इन्वेंटरी है। सो ऑर्डर क्या सोचता है कि 35 करोड़ की जो इन्वेंटरी है वो मेरे क्लाइंट के पास तो नहीं है, इट इज विद समवन एल्स, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये सच में एग्जिस्ट करती है? तो SA 501 इसके बारे में भी हमें गाइडेंस देता है, ठीक है। अब ये बात रिस्की क्यों है कि सपोज मैनेजमेंट बोलता है कि हमारे जो 50,000 बैग्स है वो हमने सेफली स्टोर किए हैं सेफ स्टोर के वेयरहाउस में, ठीक है, हमारे पास वो नहीं है लेकिन उनके पास है। अब ऑडिटर ने तो वो कभी देखे नहीं है ना, तो शायद हो सकते हैं कि सिर्फ 40,000 बैग्स ही एग्जिस्ट करते हो या फिर ज्यादा बैग्स एग्जिस्ट करते हो उनके पास, है ना। कुछ बैग्स जो है वो स्पॉइल हो चुके हो, कुछ शायद चोरी हुए हो, है ना, कुछ शायद बैंक के पास प्लेस्ड रखे हुए हो, पता नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकता ऑडिटर, है ना, ही कैन नॉट सिंपली ट्रस्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए SA 501 रिक्वायर्स एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब अगर मैनेजमेंट आपको सिंपली आके बोले कि मेरे पास जो 35 करोड़ की इन्वेंटरी है वो मेरे पास नहीं है, वो किसी और के वेयरहाउस में सेफली स्टोर्ड है, तो आपने सिंपली मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, आपने SA 501 को फॉलो करना। तो SA 501 क्या बोलता है, आपने पहले तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है वो थर्ड पार्टी को, है ना। तो आप ऑडिटर हो, आप क्या करते हो, आप कंफर्मेशन लेटर भेजते हो डायरेक्टली टू सेफ स्टोर लॉजिस्टिक जिसके पास वो इन्वेंटरी है। आप उनको क्या पूछते हो कंफर्मेशन में कि मुझे प्लीज कंफर्म करके बताओ कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ वॉलनट्स आर स्टोर्ड विथ यू, व्हाट इज देयर कंडीशन, आर दे डैमेज्ड, आर दे स्टिल अंडर आवर क्लाइंट्स ओनरशिप। और सेफ स्टोर आपको रिप्लाई भी करता है, हम कंफर्म करते हैं कि हमारे पास 50,000 बैग्स है, वो सारे अच्छी कंडीशन में है, और हाँ वो जो भी आपकी कंपनी है सपोज ABC लिमिटेड, तो उनके ही है, उनकी ही ओनरशिप उस पर है। अब ऑडिटर के पास एक इंडिपेंडेंट एविडेंस आ गया है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन अगर ऑडिटर थर्ड पार्टी पे ही ट्रस्ट नहीं करता हो तो, मतलब ठीक है कंफर्मेशन तो लिया लेकिन वो थर्ड पार्टी पे ही ट्रस्ट नहीं करता हो, तो सपोज कोई एक एम्प्लॉय आके ऑडिटर को चुपके से बोलता है कि सर वो जो सेफ स्टोर वाली कंपनी है ना, वो जो वेयरहाउस है ना, वो ना फ्रॉड में इन्वॉल्व है मैनेजमेंट के साथ, या फिर उनके जो भी रिकॉर्ड्स है ना वो हमेशा मैनिपुलेटेड ही रहते हैं,
ऐसे अगर कोई एम्प्लॉय आके बोलता है और ऑडिटर को डाउट होने लगता है उसके थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी के ऊपर, मतलब ऑनेस्टी के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, देन कंफर्मेशन अलोन मे नॉट बी इनफ। अब उसमें भी कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स ऐसे 501 में बताया गया। देखो कितनी एंगल से उन्होंने सोच के रखा है ऐसे 501 में, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें सिंपल, अगेन यू हैव टू अटेंड अ फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। एक तो खुद जाके अटेंड करो, लेकिन अगर सपोज वेयर हाउस बहुत दूर है एंड ऑल, आपका ट्रैवलिंग एंड ऑल सब कुछ कॉस्ट है, तो आप कोई एक लोकल ऑडिट फर्म को, मतलब किसी और ऑडिटर को आप वहां पे भेज दो, अरेंज अनदर ऑडिटर टू अटेंड दैट काउंट, और उनके पास से आप, अनदर ऑडिटर के पास से आप रिपोर्ट लो, है ना, अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट या सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट बोल सकते हो उसको। तो खुद जाके चेक करने के अलावा आप उस ऑडिटर का रिपोर्ट पढ़ो, उसमें देखो कि क्या प्रॉपर कंट्रोल्स है क्या वो वेयर हाउस में, है ना, एंट्री रजिस्टर, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी, डेली स्टॉक रिकंसिलिएशंस। अगर ये सारे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिटर कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट दैट द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स एट द सेफ स्टोर आर रिलायबल। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करो रिगार्डिंग द इन्वेंट्री विच इज हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज। जैसे कि आप वेयर हाउस रिसीट चेक करो, गुड्स रिसीट नोट्स चेक करो, स्टोरेज एग्रीमेंट्स चेक करो, डिस्पैच रजिस्टर चेक करो, है ना, स्टॉक स्टेटमेंट्स आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक कर सकते हो सपोर्टिंग, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी के पास इन्वेंटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि इन्वेंटरी प्लेस्ड एज अ कोलैटरल। सो दिस इज अ प्रोसीजर नंबर 4। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कंफर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंटरी हैज बीन प्लेस्ड एज अ कोलैटरल। मतलब क्या, कि हमारी कंपनी ने, वॉलनट्स वाली कंपनी ने एक लोन लिया है फ्रॉम द बैंक। अब बैंक क्या बोलती है कि आपकी जो भी इन्वेंटरी है ना, वॉलनट्स की इन्वेंटरी जो भी है, वो आप एज अ सिक्योरिटी रखो हमारे पास, और उसके बेसिस पे हम आपको लोन देंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स टर्निंग द गुड्स, स्टोर्ड गुड्स इनटू फाइनेंशियल पावर। ये भी चीज कंपनीज करती है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट भूल जाती है डिस्क्लोज करने के लिए आपको, है ना। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर कंफर्मेशन सेंड करता है डायरेक्टली वो बैंक को जिससे लोन लिया गया है, और बैंक रिप्लाई करती है कि जो 35 करोड़ या 20 करोड़ की जो भी इन्वेंट्री है वो हमारे पास प्लेस्ड है। अब इससे ऑडिटर को क्या पता चलता है, ये कंफर्मेशन से, कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है लेकिन वो प्लेस्ड है एज अ कोलैटरल, है ना। सो ये भी तो प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सो एक बार लास्ट हमारा जो भी पॉइंट है इन्वेंटरी का, वो रिवाइज करते हैं स्टडी मटेरियल से। सो व्हेन इन्वेंटरी इज अंडर कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी एंड इट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब क्या करना है, पहले तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करोगे फ्रॉम द थर्ड पार्टीज क्वांटिटी एंड कंडीशन के बारे में। उसके बाद अगर आपको डाउट है वो थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, तो आपने अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं इन एडिशन टू और इंस्टेड ऑफ कंफर्मेशन। मतलब कंफर्मेशन भी लो एंड एडिशनल प्रोसीजर्स भी करो, या फिर पूरा का पूरा भरोसा ही नहीं है तो कंफर्मेशन को छोड़ दो और ये अदर प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करो। जैसे कि एक तो खुद जाके या अनदर ऑडिटर को भेज के फिजिकल काउंटिंग अटेंड करो। दूसरा क्या है, उस अनदर ऑडिटर को भेजा है तो उसका रिपोर्ट लो, या सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट लो, और एडिक्वेसी देखो इंटरनल कंट्रोल्स की एट दैट थर्ड पार्टी, जिससे आपको पता चले कि क्या इन्वेंटरी प्रॉपरली काउंटेड है, क्या एडिक्वेटली सेफ गार्डेड है, इसके लिए। ठीक है, एंड देन इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंटेशन, है ना, जैसे हमने देखा था डॉक्यूमेंटेशन, वेयर हाउस रजिस्टर्स एंड ऑल, ये सब आप चेक करो थर्ड पार्टी के। एंड लास्टली, अगर कोई इन्वेंट्री प्लेस्ड एज अ कोलैटरल है, मतलब बैंक के पास से लोन लिया हुआ है, तो वो आप बैंक के पास से जाके भी कंफर्मेशन ले सकते हो। सो रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन प्लेस्ड एज कोलैटरल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड। हियर वी कवर एंटायर SA 501। ये इन्वेंट्री का पार्ट था, बाकी 2 पार्ट्स आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल कवर द क्वेश्चंस रिविजन ऑफ SA 501। सो डू सब्सक्राइब टू CA Tutors for such concept wise videos, questions from RTP, MTP, past exam and extra questions at one place, and also for detailed as well as last day revisions. See you in the next video. Till then, bye bye.